मुकेश और सुमन की शादी को 7 साल हो गए थे। शादी के काफी समय बाद सुमन की गोद भरी और एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि घर में एक प्यारी सी लक्ष्मी जो आई थी। बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा गया। बेटी का नाम ज्योति रखा गया। ज्योति जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और प्यारी भी थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती थी। मुकेश और सुमन की एकलौती संतान थी। जैसे जैसे ज्योति बड़ी हुई उसकी सुंदरता और निखर रही थी। पढ़ने में भी हमेशा अव्वल आती थी और मां ने घर के सारे काम सिखा दिए थे। मुकेश हमेशा कहता था कि मेरी बेटी से इतना काम क्यों कराती हो, तो सुमन सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मैं नहीं चाहती कभी मेरी बेटी को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़े, वह आत्मनिर्भर बन सके। मुकेश सुमन से कहता है, पर हम इतने सक्षम हैं कि हमारी इकलौती बेटी ताउम्र घर में बैठी खा सकती है। सुमन कहती है, मुझे पता है जी, लेकिन आप और मैं हर वक्त तो नहीं होंगे ना उसके साथ, और पता नहीं समय कब करवट ले, इसीलिए हम अपनी बेटी को शिक्षा और सभी काम में निपुण बनाएंगे। अच्छा ठीक है, जो करना है करो तुम, मां भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, हंसते हुए मुकेश ने कहा। मुकेश का एक छोटा भाई उमाकांत था, जिसकी हर वक्त मुकेश के पैसों पर ही नजर होती थी। उसे लगता था कि भाई साहब की तो एक ही बेटी है। बेटा नहीं होने के कारण उनकी जमीन जायदाद सब उसके बेटे को ही मिलनी चाहिए। आखिर वंश को आगे तो उसका बेटा ही लेकर जाएगा। इसी सोच में वह मुकेश से मीठी मीठी बातें किया करता था, और मुकेश इस गलतफहमी में था कि उसका छोटा भाई उससे बहुत प्यार करता है। उमाकांत की पत्नी किरण भी सुमन के सामने झूठी हमदर्दी ही दिखाती थी, पर सुमन यह सब जानते हुए भी रिश्ते निभाने के लिए चुप रहती थी। इसी तरह मुकेश और सुमन ज्योति की परवरिश करते हुए ज्योति को यह सीख भी देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। ज्योति पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर साथ में कथक और कई तरह के नृत्य में भी बहुत रुचि रखती थी, और स्कूल से कॉलेज पहुंचते पहुंचते इतनी ट्रॉफियां ले चुकी थी कि उसका कमरा उन ट्रॉफियों से ही सजा हुआ था। गर्व था उसके माता पिता को, जो ज्योति जैसी बेटी उनके घर आई। अब वह बड़ी हो रही थी और सुंदर व सुशील तो थी ही। ज्योति के लिए रिश्ते घर बैठे ही आने लग गए थे। ज्योति के बचपन का दोस्त अभिनव, जो ज्योति को बहुत पसंद करता था, पर यही सोचता था कि जिस दिन वह MBA करके सेटल हो जाएगा उसके बाद ही ज्योति को अपने प्यार का इजहार करेगा, तब तक वह ज्योति के लायक भी हो जाएगा। इधर ज्योति भी अभिनव को पसंद तो करती थी, लेकिन वह भी डरती थी कि अगर अभिनव ने कुछ गलत समझ लिया तो वह एक अच्छे दोस्त से भी हाथ न धो बैठे। दोनों ने साथ पढ़ते पढ़ते अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी कि अभिनव का सिलेक्शन विदेश की बड़ी कंपनी में MBA के लिए हो गया था, और अभिनव अपने दिल की बात बिना ज्योति को बताए ही लंदन जा रहा था। उसे लगा कि वह आकर सीधा उसके घर वालों से ज्योति का हाथ मांगेगा। इधर ज्योति के रिश्ते की बात चल रही थी। ज्योति को भी लगता था कि अभिनव को लेकर उसका प्यार एक तरफा है, इसीलिए उसने मुकेश और सुमन के पूछने पर कि उसे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, उसने मना कर दिया था। एक दिन मुकेश और सुमन ज्योति के लिए लड़का देखने लखनऊ जाते हैं। लड़का उन्हें पसंद भी आ जाता है और वह लखनऊ से वापस लौट रहे होते हैं तो एक ऐसा हादसा होता है कि ज्योति की जिंदगी की काया ही पलट जाती है। उसके माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ऑन स्पॉट ही हमेशा के लिए ज्योति को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस जब दोनों का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचती है तो ज्योति को देखकर आसपास वाले रिश्तेदार और उसके दोस्त सबकी आंखों में आंसू थे। कैसे इतनी प्यारी बच्ची इस हादसे को झेल पाएगी, सबकी जुबान पर यही शब्द थे। इधर ज्योति के चाचा और चाची तो बस जायदाद हड़पने की फिराक में थे। वह दुनिया के आगे तो ज्योति से सहानुभूति दिखा रहे थे। सबको लग रहा था कि चाचा चाची ने मुकेश सुमन की जगह ले ली है, पर दूसरी जगह ज्योति को ताने मारे जा रहे थे कि पनौती नाम की ज्योति है। इसके पैदा होने के बाद इसकी मां कभी दोबारा मां नहीं बन पाई, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई, और जब इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने गए इसके मां बाप
तो उन्हें ही खा गई मनहूस कहीं की। बस यह मनहूस और अब पनौती का ठप्पा उसकी चाची किरण ने उस पर लगाना शुरू कर दिया था। पर ज्योति चुपचाप अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण सहन किए जा रही थी। ज्योति को आश्चर्य था, जो चाचा चाची उसके मां पिताजी के आगे इतने भले थे, वह आज अचानक से इतने कैसे बदल गए थे। उमाकांत ने वकील को बुलाकर मुकेश की वसीयत को पढ़ना चाहा, ताकि वह जान सके कि क्या क्या संपत्ति उसके भाई के पास है। और अभी तो ज्योति की शादी भी नहीं हुई है, तो वह उसके हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करवा लेगा। वकील जब घर आया तो ज्योति को एहसास तो हो ही चुका था कि चाचा चाची को सिर्फ पिताजी की संपत्ति से प्यार था। वह प्यार, हंसना, मीठी मीठी बातें सब दिखावा था। वकील के घर आते ही उसे चाची ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेज दिया था। ज्योति को लगा भी कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने चुपके से उनकी और वकील की बातें सुनी। वकील वसीयत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि मुकेश और सुमन की संपत्ति का हकदार ज्योति का बच्चा होगा। यह भाई साहब भी ना भोले दिखते दिखते बड़े आगे की सोच गए। क्या जरूरत थी संपत्ति ज्योति के बच्चे के नाम करने की? ज्योति के नाम नहीं करके जा सकते थे। चिल्लाते हुए उमाकांत ने कहा, धीरे बोलिए, अभी वह मनहूस सुन लेगी तो उसे सब पता चल जाएगा, और कुछ सालों की ही तो बात है। हम ज्योति की शादी करवा देते हैं, ताकि जब उसका बच्चा होगा तब हम सारी संपत्ति अपने नाम से ट्रांसफर करवा लेंगे। आखिर इस दिन के लिए थोड़ी ना हमने वह काम किया था। वह राज एक राज ही रहना चाहिए, और यह वसीयत वाली बात भी हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। पता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। किरण ने उमाकांत से कहा, तुम शायद ठीक कहती हो किरण, हमें जल्दी से ज्योति के लिए लड़का ढूंढना होगा। ज्योति की आंखों में आंसू थे। वह अपने चाचा चाची का दूसरा रूप जो देख रही थी। ज्योति को बार बार यही दिमाग में आ रहा था कि चाची आखिर कौन से राज की बात कर रही थी, और ऐसी क्या बात है जो उन दोनों को ही पता है। ज्योति ने सोचा, वो तो पता लगाकर ही रहेगी कि उससे क्या छिपाया जा रहा है। उसने चाचा चाची की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि चोर की चाल एकदम आगे की होती है। तो उमाकांत और किरण ने ज्योति के लिए लड़का ढूंढ लिया। लड़का ज्योति से बिल्कुल विपरीत था, कम पढ़ा लिखा और मुंह में गुटखा ही भरा होता था। ज्योति ने लड़के को देखते ही शादी से मना कर दिया, लेकिन चाचा चाची तो जानबूझकर उसका विवाह ऐसे लड़के से ही कराना चाहते थे जो कम पढ़ा लिखा हो और उनके इशारों पर नाचने वाला हो, ताकि आगे जायदाद में कोई रोड़ा ना आ सके। ज्योति के मना करने पर भी जबरदस्ती उसकी शादी उसी लड़के संतोष के साथ तय कर दी। ज्योति ने शादी से 2 दिन पहले भागने की कोशिश भी की, पर नाकामयाब हुई। चाचा चाची ने आखिर डरा धमकाकर उसकी शादी संतोष के साथ कर दी। शादी के बाद पहली रात ही संतोष शराब के नशे में धुत कमरे में आया, और ज्योति को उसी रात से लग गया कि उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इधर सास के ताने कि दहेज लेकर नहीं आई, माँ बाप कुछ भी रखकर नहीं गए बेटी के लिए। इधर घर के सारे काम करवाना, बस नौकरानी वाली हालत हो गई थी ज्योति की। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के जीवन की डोर कोई और चला रहा था। अब तो संतोष घर आकर उसके साथ मारपीट भी करने लग गया था। ज्योति सोचती थी कि कैसे वह छुटकारा पाए इन सब से, लेकिन हाथों से सब कुछ फिसलता ही जा रहा था। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक बात जो दिल को खाई जा रही थी कि ऐसा क्या राज्य है जो चाचा चाची सबसे छुपाने को बोल रहे थे। दिन प्रतिदिन ज्योति की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि एक दिन पता चला कि वह मां बनने वाली है। ज्योति इसी खुशी में खुश थी कि कम से कम इन परेशानियों में कुछ तो अच्छी खबर उसे मिली है। मां बनने की खुशी उसे तो थी, पर घर में बच्चे को लेकर एक दबाव बना दिया उसकी सास ने कि बेटी हुई तो मुंह उठाकर ले जाना उसे कहीं, क्योंकि उसे तो पोता ही चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा पाए। और इन सब के बीच संतोष को तो कोई मतलब भी नहीं था कि वह बाप बनने वाला है। उसे अपने दोस्तों और शराब से फुर्सत ही नहीं थी। बस रात को कमरे में आकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। ज्योति को लगता था वह मानसिक और यौन हिंसा दोनों का शिकार हो रही है।
पर कहे भी तो किसे, कोई उसे सुनने वाला भी तो नहीं था। माँ पिताजी को याद करके रो लिया करती थी। अब बस एक ही आस पर टिकी थी ज्योति की उम्मीद, अपने आने वाले बच्चे पर। और उसको पता था बच्चे के आते ही चाचा चाची उसे बुलाएंगे जरूर, और वह मौका देखते ही यहां से निकलकर कहीं दूर अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। नहीं चाहिए उसे धन दौलत, बस एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी चाहिए थी। अचानक एक दिन जब वह अस्पताल जाती है अपनी जांच करवाने, तो उसकी नजर अभिनव पर पड़ती है। अभिनव भी उसे दूर से देख लेता है। वह भागकर ज्योति के पास आने वाला होता है। उतने में ही संतोष उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। चाहकर भी ज्योति अभिनव से बात नहीं कर पाती है। अभिनव विदेश से आते ही ज्योति के घर गया भी था। वहां उसे पता चलता है कि ज्योति के माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में और ज्योति की शादी हो गई है। निराश होकर अभिनव वहां से लौट आता है, लेकिन वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकल आंटी की मौत के बाद 5 महीने में ही ज्योति की शादी करवा दी गई। क्योंकि ज्योति उन लड़कियों में नहीं थी जो अपने माता पिता की बरसी भी ना हुई हो और उससे पहले शादी के लिए हां कर दे। और जब वह ज्योति के घर गया था तो उसकी चाची का व्यवहार भी बदला हुआ था, जिसने अभिनव के शक को और भी मजबूत कर दिया। अभिनव को पता था कि ज्योति जैसी लड़की पहले कुछ बनेगी, उसके बाद ही शादी करेगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ज्योति ने इतनी जल्दी हां कर दी? लगातार अभिनव यही सोचे जा रहा था। अभिनव ने ज्योति की सहेलियों से भी संपर्क किया जो कि कॉलेज में साथ में ही पढ़ती थीं, लेकिन अभिनव को ही नहीं, किसी को भी ज्योति के बारे में पता नहीं था। बस सब यही कह रही थीं कि उसके चाचा चाची ने अचानक से उसकी शादी करवा दी। हम में से कोई भी उसके दोस्त शादी में शरीक नहीं हुए। हाँ, कुछ दिन पहले ज्योति का फोन मेरे पास तो आया था, लेकिन उसने हेलो करते ही झट से काट दिया था। और मैंने जब वापस उसे फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ज्योति की सबसे अच्छी सहेली पूजा ने कहा, पूजा, तुम मेरा एक काम करोगी क्या? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कॉफी शॉप पर मिलने आना होगा, वहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। अभिनव ने पूजा से फोन पर कहा। ठीक है, मैं कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप पर तुमसे मिलती हूं। तभी अभिनव ने वह नंबर भी लिया जिससे ज्योति ने पूजा को फोन किया था। दरअसल उस नंबर की लोकेशन चेक करनी थी, शायद उससे पता लग जाए कि ज्योति कहां रहती है। अभिनव ने पूजा के दिए नंबर पर कॉल की तो संतोष ने फोन उठाया। उस दिन ज्योति ने संतोष से छिपकर पूजा को कॉल लगाया था, लेकिन संतोष ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था। और पूजा जब दोबारा कॉल कर रही थी तो संतोष ने स्विच ऑफ कर दिया था। अभिनव ने संतोष के फोन उठाते ही रॉन्ग नंबर बोलकर माफी मांग ली ताकि संतोष को शक न हो। अब अभिनव ने उस नंबर के जरिए ज्योति के रहने की जगह की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। उसे पहली सफलता की खुशी हुई। अगले दिन वह कॉफी शॉप पर पूजा से मिलने जाता है। अभिनव कॉफी शॉप पर अपनी और ज्योति की दोस्त पूजा से मिलता है। दोनों में कॉमन बातचीत होने के बाद अभिनव पूजा से ज्योति के बारे में बात करता है। मैंने पता लगा लिया है कि ज्योति का घर कहां है, क्या तुम उससे मिलने के लिए जा सकती हो? अभिनव ने पूजा को बेचैनी भरे मन से कहा। ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे तो खुद कब से ज्योति की चिंता हो रही थी। काफी बार उस नंबर पर फोन भी किया, पर पता नहीं, कोई जैसे जानकर फोन काट देता है। इसीलिए मैं खुद मजबूर थी कि कैसे ज्योति से बात करूं। लेकिन अब तुम्हारे आने से मुझे भी एक उम्मीद जगी है, मैं जरूर जाऊंगी, पूजा ने अभिनव से कहा। अभिनव ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए धन्यवाद दिया और पूजा को ज्योति के घर जाने को कहा। अभिनव जैसे ही उठकर जाने लगा, पूजा ने आवाज लगाई, सुनो अभिनव। हाँ पूजा, कुछ कहना था, तुम बहुत प्यार करते हो ना ज्योति से? पूजा ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा। हाँ पूजा, पर मैंने शायद बहुत देर कर दी आने में। सोचा था पढ़ाई पूरी करके जब विदेश से लौटकर आऊंगा तब आते ही ज्योति के घर जाकर उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। और मैं गया भी, लेकिन तब तक पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। अब ज्योति शादीशुदा है और शायद गर्भवती भी। बस यही जानना है कि वह खुश है या नहीं। उसे मैंने देखा था कल, तब से मन बेचैन हो रहा है
कि इतनी खुश और निडर रहने वाली लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई थी। अभिनव का पूजा को कहते हुए गला भर आया। खैर छोड़ो, अब हमें बस यह पता लगाना है कि वह खुश है या नहीं। वह खुश होगी तो मैं कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। एक बात कहूं अभिनव, ज्योति भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर वह भी कभी तुम्हारी तरह कह नहीं पाई। पूजा ने अभिनव से कहा। क्या सच में? तुम सच कह रही हो पूजा? क्या ज्योति मुझे पसंद करती थी? एक पल थोड़ी खुशी अभिनव के चेहरे पर दिखाई दी, लेकिन फिर उसे याद आया कि ज्योति की अब शादी हो गई है, तो वह खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अच्छा पूजा, तुम आज इस पते पर जाओ ज्योति से मिलने। कुछ भी बहाना बना लेना अगर उसके ससुराल में कोई पूछे तो, लेकिन आज किसी भी हालत में ज्योति से मिलकर ही आना, अभिनव ने पूजा से कहा। ठीक है अभिनव, मैं अभी ही निकलती हूं और वापस तुम्हें कल यहीं पर मिलती हूं, पूजा ने कहा, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। पूजा अभिनव के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। उसे दिक्कत नहीं होती घर ढूंढने में, क्योंकि ज्योति वहीं लकड़ी में कपड़े सुखा रही है। ज्योति, यह क्या हालत कर रखी है अपनी? क्या थी और क्या हो गई? पूजा ने ज्योति को उसके घर में प्रवेश करते हुए कहा। अरे ऐसा मत बोल पूजा, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी, ज्योति ने धीरे से पूजा से कहा। किससे बात कर रही है कर्मजली? इतना काम बाकी पड़ा है और यहां तो किससे गप्पे लड़ा रही है? ज्योति की सास ने बाहर आकर कहा। मां जी, यह मेरे बचपन की सहेली है पूजा। इधर से निकल रही थी तो मुझे दूर से देखकर पहचान गई और घर आ गई मिलने। नमस्ते आंटी, क्या मैं कुछ देर ज्योति के साथ बिता सकती हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो? मां जी ने सोचा, इसके सामने कुछ कहूंगी तो ये सबको बता ना दे कि ज्योति के साथ यहां क्या होता है, और मैं इनके सामने ही बैठी हूं तो कैसे यह मनहूस अपना मुंह खोलेगी इसके आगे। हाँ हाँ बेटा, आओ ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बहुत दिनों में मिली हो दोनों सहेलियां, आराम से बैठकर बातें करो। ज्योति सोच रही थी, आज यह बदलाव कैसे आया मां जी में? जरूर दाल में कुछ काला है। पूजा और ज्योति अंदर जाकर बैठती है। ज्योति की सास वहां से हटती ही नहीं। पूजा सोच रही थी, इनके सामने कैसे बात करूं ज्योति से? तो पूजा ज्योति से एक गिलास पानी के लिए बोलती है। पूजा को लगा कि उसकी सास उठकर लाएगी, इसी बहाने वो ज्योति से बात कर लेगी, पर ज्योति की सास उसे ही उठकर पानी और साथ में चाय लाने को कहती है। ज्योति उठकर चाय बनाने चली जाती है। पूजा समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है ज्योति के साथ, पर वह कैसे उससे बात करे? ज्योति भी चाह रही थी पूजा से कुछ कहे, लेकिन कैसे? यहां तो मां जी पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। ज्योति ने एक तरीका निकाला और उसने एक कागज जो रसोई में पड़ा था उसे लेकर माचिस की तीली से उस कागज पर हेल्प मी पूजा लिख दिया, और सोचा मौका मिलते ही पूजा को पकड़ा देगी। ज्योति चाय लेकर पूजा के पास आती है। पूजा चाय पीने के बाद वहां से जाने को कहती है। ज्योति बरामदे तक पूजा को छोड़ने आती है तो मां जी भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। पूजा समझ जाती है कि आज उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पूजा जाते जाते मुड़कर ज्योति को गले लगा लेती है। ज्योति को लगता है खुल के रो ले और सब कुछ बता दे कि उसके साथ यहां बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन पीछे खड़ी सास के डर से चुप रहती है। अच्छा ज्योति, अब मैं चलती हूं, अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, पूजा ने हाथ पकड़ते हुए ज्योति से कहा। तभी मौका मिलते ही ज्योति ने वह कागज का टुकड़ा पूजा के हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। पूजा ने अनजान रहते हुए वह कागज का टुकड़ा अपने पर्स में रख लिया और वहां से निकल गई। पूजा ने वहां से निकलकर तुरंत अभिनव को फोन किया। अभिनव और पूजा उसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। क्या हुआ पूजा, तुमने अचानक से मुझे यहां बुलाया? ज्योति ठीक तो है ना? अभिनव ने घबराहट से पूजा से पूछा। नहीं अभिनव, कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। ज्योति बहुत डरी हुई थी और कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि हर वक्त उसकी सास उसके पीछे पीछे आ रही थी। लग रहा था वह बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। फिर
जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उसमें माचिस की तीली से लिखा हुआ था, हेल्प मी। अभिनव, जो बेइंतहा प्यार करता था ज्योति को, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पता नहीं किस मुसीबत में है मेरी ज्योति। पूजा, तुम एक काम करोगी क्या? अभिनव, ऐसे मत कहो। आखिर ज्योति मेरी भी सहेली है, और अगर वह किसी मुसीबत में है तो मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। तुम बताओ मुझे क्या करना है? बस तुम्हें फिर से उसके घर जाना होगा और उससे बात करनी होगी। लेकिन कैसे अभिनव? तुम्हें पता है ना, उसकी सास मौका ही नहीं देती है, तो कैसे मैं उससे बात कर पाऊंगी? और ऊपर से वह मुझे घूरे जा रही थी। प्लीज पूजा, हमें अगर ज्योति के बारे में जानना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस बार तुम खाली हाथ मत जाओ। मिठाई, सगुन और ज्योति की सास की साड़ी लेकर जाओ, ताकि तुम यह बहाना दे सको कि पिछली बार तो तुम अचानक ज्योति को देखकर आई थी मिलने, और इस बार तुम कुछ मिठाई और तोहफे लेकर आई हो। शादी में तो दे नहीं पाई तो अभी दे देती हूं, ऐसा बहाना बनाकर जाओ ताकि उन्हें शक ना हो और हमें सच्चाई जानने का बहाना मिल जाए। और हां, एक पेन जरूर देना छुप करके ज्योति को, ताकि वह लिख पाए कि उसे क्या दिक्कत है। अभिनव ने पूजा से कहा। ठीक है, मैं तैयारी करती हूं कल ज्योति के घर जाने की। अभी बाजार से सामान ले लेती हूं। तभी अभिनव पूजा को सामान के लिए मना करता है। नहीं, तुम यह जो मेरे लिए कर रही हो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सामान तुम्हें मैं कल लाकर देता हूं। ज्योति मेरी भी दोस्त है, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूं ना? पूजा ने अभिनव से कहा। नहीं पूजा, तुम्हें पता है मेरी शुरू से इच्छा थी कि कुछ बन जाऊं लाइफ में, तो अपनी ज्योति को अपनी पहली कमाई की भेंट जरूर करूंगा। वह रुपए मैंने आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। मां की साड़ी और पिताजी की ड्रेस ली थी, बाकी मैंने ज्योति के लिए रख दिए थे। बेशक आज रिश्तों के मायने बदल गए हों, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो सबसे पहले है। इसीलिए मैं तुम्हें कल साड़ी लाकर दूंगा। लेकिन प्लीज तुम ज्योति को कुछ नहीं बताना। अब उसकी शादी हो चुकी है, शायद वह मेरे नाम से तोहफा लेने से इनकार कर दे। ठीक है बाबा, नहीं बताती कुछ। अब कल मैं ज्योति के घर जाने के बाद तुम्हें शाम को यहीं पर मिलूंगी। सुबह अभिनव पूजा को साड़ी और मिठाई देकर ज्योति के घर जाने को कहता है। पूजा ज्योति के घर जाती है तो संतोष की चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। पूजा एक बार तो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत करके घर के अंदर जाती है। ज्योति पूजा को देखते ही अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, अरे पूजा, तुम कब आई? कैसे आना हुआ? पूजा को देखकर संतोष भी झूठा दिखावा करता है और हंसते हुए कहता है, कौन है ज्योति ये? इससे पहले तो कभी मिलवाया नहीं, ना कभी जिक्र किया। जी, मैं पूजा हूं, ज्योति की बचपन की सहेली। कल यहां से जा रही थी, तब ज्योति को देखा तो घर आ गई। कल अनजाने में आना हुआ तो लगा खाली हाथ आई, तो सोचा आज कुछ तोहफे लेकर मिलती हूं। वैसे भी ज्योति ने शादी में तो बुलाया नहीं, सोचा अभी तोहफा भी दे आऊं और ज्योति से इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। ज्योति कुछ कहती उससे पहले पूजा ने कह दिया, क्योंकि वह संतोष के चेहरे पर ज्योति के लिए गुस्सा देख चुकी थी। सोच रही थी, इतनी नाजों से पली, इतनी सुंदर और स्वभाव से सौम्य लड़की एक ही साल में कितनी मुरझा सी गई है। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुमने आकर। वैसे भी ज्योति अकेली सी रहती है, तुम आई तो इसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। झूठी मुस्कान से संतोष ने कहा। अच्छा, मैं जा रहा हूं। ज्योति, तुम बातें करो अपनी सहेली से, शाम को मिलते हैं। कहते हुए संतोष ज्योति को आंख दिखाता हुआ चला जाता है। पूजा ज्योति के पास जाती है। तब तक ज्योति की सास वहां आकर बैठ जाती है। तभी पूजा ज्योति की सास को प्रणाम करती है और उन्हें मिठाई और साड़ी थमाती है। लालची प्रवृत्ति की होने के कारण वह पूजा के तोहफे देखकर खुश हो जाती है और ज्योति को पूजा के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। तभी पूजा ज्योति को रोक लेती है और कहती है, वह अभी अभी घर से नाश्ता करके ही निकली है। बस तुम बैठ जाओ कुछ देर, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ज्योति पूजा को लाल रंग की सुंदर सी बनारसी साड़ी थमा देती है, जिसे देख ज्योति का चेहरा खिल जाता है।
पर मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती हूं पूजा, ज्योति साड़ी लौटाते हुए पूजा से कहती है। तभी उसकी सास बीच में ही कह देती है, ले लो बहू, कितने प्यार से तुम्हारी सहेली इतनी सुंदर साड़ियां लाई है, इसका दिल ना दुखे, इसलिए मैंने तो रख ली है। पूजा समझ रही थी कि ज्योति की सास बहुत लालची है। वह कपड़े और मिठाई देखकर खुश हो रही थी। अच्छा ज्योति, और बताओ कैसी तबीयत है, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हें? पूजा ने ज्योति से पूछा। मैं ठीक हूं, 5 महीने पूरे होने वाले हैं, बस थोड़ी घबराहट होती है, कैसे क्या होगा? ज्योति ने डरते हुए भाव से कहा। घबराहट क्यों और कैसी? बस पहली बार मां बनने जा रही है ना, थोड़ा सा डर है। हम कैसे संभालेंगे बच्चे की जिम्मेदारी, बस और कुछ नहीं। ज्योति ने मां जी के डर से पूजा को कुछ कहने से पहले ही बात को टाल दिया। अच्छा ज्योति, अब मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ, जब तक मैं मां जी के पास बैठी हूं। पूजा ने साड़ी से ज्योति को नीचे पेन गिराते हुए कहा। ज्योति साड़ी में पैर उलझाने के बहाने नीचे झुकती है और पेन उठा लेती है। वहीं पूजा ने एक छोटे से कागज की पर्ची भी डाली हुई थी, वह भी ज्योति उठाकर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाते ही ज्योति चाय चढ़ाकर सबसे पहले पूजा की दी हुई पर्ची खोलती है। उसमें लिखा होता है, ज्योति, मुझे पता है तुम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो और मैं और अभिनव तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अभिनव के कारण ही मैं तुम्हारे घर तक पहुंच पाई हूं। वह विदेश से आने के बाद तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे चाचा चाची ने उसे घर में आने ही नहीं दिया। वहीं से उसे पता लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे और उनके 1 साल होने से पहले ही तुम्हारी शादी कर दी गई। अब अभिनव ने ठान लिया है कि पूरी बात का पता लगाकर ही रहेगा। अभिनव का नाम आते ही ज्योति की आंखों में आंसू थे। पहला प्यार जो था, और एक हिम्मत भी आ गई कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं और अब वह और अन्याय नहीं सहन करेगी और अपने साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी बुरा नहीं होने देगी। ज्योति ने पूजा के लिए कागज के पीछे ही लिख दिया, मैं यहां खुश नहीं हूं, मेरी सास दिन भर ताने और गालियां देती है, वहीं संतोष रोज शराब के नशे में आते हैं और मुझे मारते भी हैं। उसके बाद मेरी बिना मर्जी के मेरे साथ जबरदस्ती भी करते हैं। बाहर जाने की सोचती हूं तो दोनों में से एक मेरे साथ जाता है ताकि मैं भाग ना सकूं, और यह शादी मेरी बिना मर्जी के जबरदस्ती करवाई गई है, चाचा चाची ने अपने स्वार्थ के लिए। मैं शादी से पहले घर से भागी भी थी, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर मुझे लगा शादी करके चाचा चाची के अत्याचार से मुक्त हो जाऊंगी, तो यहां आकर तो मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। अब मैं अपने बच्चे को लेकर भी डर गई हूं। ये लोग बेटा ही चाहते हैं और बेटी हो गई तो पता नहीं उसका और मेरा क्या हाल करेंगे, और मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो चाचा चाची जी भी कोई साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने अपनी सारी जायदाद मेरे होने वाले बच्चे के नाम करने का वसीयतनामा लिखा था, जिसके लालच में उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो जब चाहे गुस्से में मुझ पर हाथ उठा देता है, कभी गर्म पानी में मेरा हाथ डाल देता है। मुझे कैसे भी करके यहां से निकालो पूजा, मैं जीना चाहती हूं खुलकर अपने बच्चे के लिए, और अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बनना है और अपने नए जीवन की शुरुआत अपने बच्चे के साथ करनी है। प्लीज पूजा, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। बहू, चाय आज ही बनाकर लाओगी क्या? ज्योति को आवाज लगाते हुए उसकी सास ने कहा। जी मां जी, बस बना दी है, आती हूं। ज्योति फटाफट चाय छानकर बाहर लेकर जाती है और चाय पकड़ाते हुए पूजा को वह कागज का टुकड़ा पकड़ा देती है। पूजा बड़ी होशियारी से वह कागज अपने पर्स में डाल देती है। ज्योति, मैं चलती हूं अब। और हां, अभिनव ने वह पेन फ्रिज के ऊपर रखने को कहा है। क्यों कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता है, पर तुम याद रखकर वह काम कर लेना। अच्छा मां जी, अब मैं चलती हूं। प्लीज साड़ी पहनना जरूर, आई होप आपको पसंद आएगी। पूजा ने खड़े होते हुए ज्योति की सास से कहा। हां बेटा, जरूर पहनूंगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। तोहफे के लालच में पूजा को आते जाते रहना बेटी, कहकर ज्योति की सास विदा करती है। उधर अभिनव बेचैन होकर 1 घंटे पहले ही कॉफी शॉप पहुंच जाता है। पूजा को आते हुए देख वह झट से खड़ा होकर पूजा से पूछता है,
कोई बात बनी पूजा? पता लगा क्या हो रहा है ज्योति के साथ? अरे अरे, काम डाउन अभिनव, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सीधा ज्योति के घर से यहां आई हूं, इसीलिए मैंने भी नहीं पढ़ा है। ज्योति ने कुछ लिख कर दिया है। वो क्या? तो जल्दी दो ना पूजा। पूजा अभिनव के हाथ में ज्योति का दिया हुआ कागज थमा देती है। पढ़ते पढ़ते अभिनव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अभिनव? क्या लिखा है ज्योति ने? कुछ बताओगे मुझे भी? अभिनव वो कागज पूजा को पकड़ा देता है पढ़ने के लिए, और वह पढ़ते ही पूजा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। पूजा, तूने वो पेन ज्योति को किसी ऐसी जगह रखने को कहा कि जिससे उसके घर का कोना कोना देखा जा सके, अभिनव ने पूजा से पूछा। हां अभिनव, ज्योति के किचन के बाहर फ्रिज रखा हुआ है, इसीलिए मैंने उसे वह पेन फ्रिज पर रखने को कहा था। पर तुमने ऐसा करने को क्यों कहा? इसलिए कि मैंने पेन नहीं, पेन कैमरा भेजा था, जिससे ज्योति के घर में उसके साथ जो हो रहा है वह रिकॉर्ड हो जाएगा, और तुम वह पेन वापस ले आना ताकि हम देख सकें वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और सबूत भी हो जाएगा हमारे पास में। यही सोचकर तुम्हें पेन देकर भेजा था, पर हमें ज्योति ने खुद ही बता दिया कि वह खुश नहीं है वहां पर। चिंता के भाव अभिनव के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है अभिनव, मैं 1-2 दिन में फिर से जाकर वह पेन लेकर आ जाऊंगी, ताकि हम कुछ सबूत और इकट्ठा कर लें इसके ससुराल वालों के खिलाफ, कहते हुए पूजा अभिनव को तसल्ली देती है। इधर 2 दिन तक ज्योति को पूजा के आने का इंतजार रहता है। वह भी उस कैद खाने से आजाद होना चाहती थी। बस अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाना है, यही सोचती रहती थी। अब अभिनव पूजा को स्पाई कैमरा देकर भेजता है ज्योति के घर, ताकि पेन कैमरा लाने के बाद वहां रखाए, ताकि उसके साथ वहां कुछ बुरा हो उससे पहले वह पहुंच जाए। मोबाइल में देखकर पूजा ज्योति के घर जाकर मौका देखते ही पूजा स्पाई कैमरा ज्योति को देते हुए से कहती है, किसी ऐसी जगह पर लगाना ताकि तुम्हारे ससुराल वालों की हरकतों पर नजर रखी जा सके, और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी इकट्ठा हो सके, और तुम्हें यहां से ले जाने की हमारी कोशिश में हम कामयाब हो सके। ज्योति पूजा को वह पेन देते हुए धन्यवाद देती है। तभी पूजा ज्योति का हाथ थामती है और ज्योति की कराह निकलती है। क्या हुआ ज्योति? पूजा को ज्योति के हाथ में लाल निशान दिखते हैं। जलने के? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खाना बनाते हुए जल गया था। ज्योति अपनी सास को आता देख बहाना कर झूठ बोल देती है। पूजा वहां से चली जाती है और ज्योति मौका देखते ही कैमरे को एक फोटो में लगा देती है। पूजा जब अभिनव को पेन कैमरा देती है तो अभिनव उसमें हुई ज्योति के घर पर हो रही दिनचर्या को देखता है। अभिनव हैरान हो जाता है, आखिर कोई कैसे इतना सहन कर सकता है, वह भी ज्योति जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी है और कभी कॉलेज में कई लड़कियों की प्रेरणा होती थी। अभिनव की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने देखा कि उसकी ज्योति संतोष के घर आने पर चाय लेकर आई, तो संतोष ने कहा, चाय तो ठंडी हो चुकी है। इस पर वह कप के अंदर ज्योति का हाथ डाल देता है और ज्योति की चिल्लाहट सुनने वाला कोई नहीं है। ऊपर से सास ताना दे रही थी कि मां बाप ने मरने से पहले बेटी के लिए कुछ नहीं सोचा, मनहूस खा गई मेरे घर को। एक से एक दहेज देने वाले रिश्ते आए थे, पर तुम्हारी जैसी लड़की को ब्याह कर लाना पड़ा, पर ऐसी लड़की हमारे पल्ले पड़ी है। इसके चाचा चाची ने उनकी मनहूसियत हमारे माथे डाल दी है। अरे मां, तुम्हें क्या लगता है मैं मरे जा रहा था इससे ब्याह करने को? मुझे तो इसका गुरूर तोड़ना था। इसके हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? शादी से पहले भाग रही थी यह। इसके चाचा ने मुझे सब बता दिया था, इसीलिए तो तब से लेकर आज तक इसके ऊपर नजर रखता हूं कि जो लड़की ब्याह से पहले भाग सकती है तो अभी भी भाग न जाए। बहुत अच्छे से जानता हूं इन जैसी लड़कियों को। ऐसी लड़कियों के बहुत यार होते हैं। खबरदार जो मेरे चरित्र पर सवाल किया तो वरना। ज्योति ने चिल्लाते हुए संतोष से कहा, वरना? वरना क्या कर लेगी तू? देख रहा हूं बहुत जुबान चलने लग गई है आजकल। जब से इसकी वह सहेली का आना जाना लगा है ना घर पर, तब से देख रहा हूं इस मनहूस के पर निकलने लग गए हैं।
काटने पड़ेंगे अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो। इतना कहते हुए संतोष कमरे में चला जाता है। ज्योति अपने जले हाथों से घर का काम कर रही होती है। यह सब देखकर अभिनव खुद को रोक नहीं पाता। पूजा उसे समझाती है कि बस थोड़े दिन की बात है, एक बार ज्योति वहां से निकल जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। अब तक वो अकेली थी, पर अब हम सब उसके साथ हैं। इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पूजा अभिनव को समझाकर मनाते हुए कहती है, पर वह खुद को भी नहीं रोक पाती है। अभिनव के पास यह सबूत तो इकट्ठा हो ही जाता है, पर वह चाहता है कि 2-3 दिन ज्योति वहां और रहे, ताकि स्पाई कैमरे में उसके ससुराल वालों के दिए अत्याचार और अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि पुलिस को दिखाने के लिए कुछ ठोस सबूत उनके पास में हो। उधर ज्योति सारे अत्याचार सहन करती है, पर एक आशा है उसे कि अब सब कुछ ठीक होगा। जल्दी ही बस इतना सहा, थोड़ा और सह लेगी। आखिर उसे अपने सारे सपने पूरे करके अपने बच्चे को नया जीवन देना है। बस एक बार वह पूजा और अभिनव की सहायता से इस पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाए, फिर तो मुड़कर भी इस कैद भरी जिंदगी को नहीं देखना है। ज्योति खाना बनाकर संतोष के लिए लाती है। सब्जी में नमक डालना भूल जाती है तो संतोष उसे गुस्से में चिल्लाकर धक्का देता है और वह सीधा पेट के बल गिर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, अरे यह क्या कर दिया तूने? पता नहीं वह पेट से है, गुस्से में कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। संतोष को उसकी मां कहती हुई ज्योति के पास जाती है। इधर ज्योति बेहोश हो जाती है। मैंने कहा था ना तुझे, जिसका डर था वही हुआ। अब जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चल, नहीं तो अगर यह मर गई तो जेल जाने से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बच्चा तो मुझे नहीं लग रहा कि जिंदा है। पेट पर हाथ लगाते हुए संतोष की मां ने कहा। संतोष जल्दी से अपनी पहचान वाली डॉक्टर को फोन मिलाता है और कार में ज्योति को लिटा लाता है। और उधर पूजा ज्योति को मिलने आती है तो ज्योति को बेहोश देखकर घबरा जाती है। वह कुछ पूछती उससे पहले ज्योति की सास पूजा को कहती है कि ज्योति का पैर फिसल गया है और वह उसे अस्पताल लेकर जा रही है। तुम अभी अपने घर जाओ, बाद में मिलने आना, कहते हुए कार में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर पूजा उनकी कार का पीछा करती है और अभिनव को फोन करके अपने फोन की लोकेशन भेजती है कि जहां उसकी लोकेशन दिखे वहीं पहुंचकर उसे फोन करना। ज्योति के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसकी सास उसे लेकर अस्पताल जाने का बोल रही है। अभिनव पूजा के दिए लोकेशन पर पहुंचता है। तभी पूजा उसे एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर दिखाई देती है और वह उसके पास जाता है। क्या हुआ ज्योति को? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम अंदर गई क्या? नहीं अभिनव, मैं बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अब वक्त आ गया है कोई स्टेप उठाने का। हम सब सीधा पुलिस को लेकर अंदर जाएंगे। बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि वह सबूत दिखा पाऊं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वह अभी आती ही होगी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंचती है। अभिनव और पूजा पुलिस को घरेलू हिंसा की शिकायत करते हैं और ज्योति के साथ जो अत्याचार हुए उस पेन कैमरा में कैद वो क्लिप्स दिखाते हैं और अस्पताल में अंदर चलने के लिए कहते हैं कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। पुलिस दोनों के साथ अस्पताल के अंदर प्रवेश करती है। अस्पताल में पुलिस को देख सब घबरा जाते हैं। पुलिस रिसेप्शन से ज्योति के रूम का पता करती है। वहां से एक नर्स से पता चलता है कि ज्योति को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। पैर फिसल जाने के कारण उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका है। डॉक्टर रुचि ने कहा भी था यह पुलिस केस है, पर एक बार ज्योति का इलाज हो जाए उसके बाद वह कुछ निर्णय लेगी, कहते हुए वह जल्दी से ज्योति को ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। पुलिस ने उस लड़की के बयान को भी दर्ज कर लिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। इधर अभिनव का रो रो कर बुरा हाल है। बच तो जाएगी ना मेरी ज्योति, बस यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। अभिनव और पूजा पुलिस के पीछे पीछे ऑपरेशन थिएटर तक जाते हैं। ज्योति के सास और पति वहां बैठे हुए थे। अभिनव को उनको देखते ही गुस्सा आता है, पर पूजा उसे उसके गुस्से को काबू करने के लिए कहती है। इधर पुलिस को देखते ही ज्योति की सास और संतोष घबरा जाते हैं और पुलिस के कुछ कहने से पहले ही सफाई देने लगते हैं
कि हम आपको फोन करके बताना ही चाह रहे थे जब डॉक्टर साहिबा ने कहा कि यह पुलिस केस है, पर हमने सोचा कि पहले ज्योति का इलाज हो जाए, उसके बाद हम खुद आपको फोन करके बता देंगे। संतोष के ऐसे कहते ही अभिनव को और गुस्सा आ जाता है और वह उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इतने में पुलिस अभिनव को संतोष से अलग करती है और कहती है कि पुलिस को उसका काम करने दो। पुलिस संतोष से ज्योति के साथ हुई घटना के बारे में पूछती है। तभी संतोष की मां बीच में ही बोल देती है कि पैर फिसल गया साहब जी। चुप रहे मां जी आप, जब आपसे पूछा जाएगा तब जवाब देना, आप अभी मुझे इनसे बात करनी है, पुलिस ने डांटते हुए कहा। तो सच सच बताओ, क्या हुआ था ज्योति के साथ जिससे उसे अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा? पुलिस ने धमकाते हुए संतोष से पूछा। कहा ना सर, पैर फिसल गया उसका। मैं उसका पति हूं और अपने बच्चे को भला मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? आखिर पहली बार बाप बनने जा रहा हूं। मुझे भी बहुत दुख है अपने बच्चे को खो देने का। झूठा रोना रोते हुए, आंखों में आंसू दिखाते हुए संतोष ने कहा। चुप करो, बहुत हो गया, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू यहां कोई काम नहीं आने वाले। अभिनव ने चिल्लाते हुए संतोष से कहा। तुम हो कौन, पहले तो यह बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूं, फिर क्यों यह मेरे और ज्योति के पीछे पड़ा है? तुम्हें तो मैं देख लूंगा, संतोष ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। तुम क्या देखोगे, अब तो तुम्हें पुलिस और जेल देखनी है। मैं ज्योति का दोस्त हूं, कॉलेज का, और मेरे कहने पर ही पूजा तुम्हारे घर आई थी। कैसे कैसे तुमने ज्योति को परेशान किया है, उन सब का अब मैं हिसाब लूंगा। एक हंसती खेलती लड़की की कैसे तुमने जिंदगी खराब कर दी। अरे वह तो फिर भी अपने रिश्ते निभा रही थी, पर तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं निकले, चिल्लाते हुए अभिनव ने कहा। देखा इंस्पेक्टर साहब, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और इन्होंने मिलकर तो कहीं मेरे बच्चे को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की, ताकि ये दोनों आराम से मजे कर सकें। अब तो मुझे शक है इन्होंने ही मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। चुप करो, इतनी घटिया सोच अपनी पत्नी के लिए? अरे मैं तो कॉलेज के बाद से लेकर अब तक मिला भी नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब ज्योति से। थोड़े दिन पहले ही तो विदेश से आया, वहां से आने पर पता लगा उसकी शादी हो गई, तो मिलने के लिए उसके घर गया। वहां जाकर पता चला उसके पापा मम्मी का देहांत हो चुका है, और उस बीच ही उसकी शादी करवा दी गई। तो लगा इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। फिर मैंने पूजा से फोन करके पूछा, तो पूजा को भी ज्योति की कोई खबर नहीं थी। तो थोड़ा अजीब लगा कि पूजा ज्योति की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे ही नहीं पता कुछ उसके बारे में। तो मन में एक शक हुआ कि क्या वह ठीक है, क्योंकि ज्योति हमेशा मिलनसार लड़की थी, सबसे खुश रहती थी। तो उसने अपनी शादी में किसी को भी क्यों नहीं बुलाया, और क्यों नहीं किसी भी सहेली से संपर्क में रही। यही शक के आधार पर मैंने पूजा को भेजकर खोजबीन शुरू की, और वही हुआ जिसका मुझे शक था इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ घरेलू हिंसा और दहेज ना देने के कारण अत्याचार हुआ है। इसके आगे के सारे सबूत आपको मैंने पेन कैमरा में दिखा ही दिए हैं। अभिनव ने बिना रुके इंस्पेक्टर को सब बता दिया। पेन कैमरा? मतलब तुम मेरे घर तक पहुंच गए और मुझे पता भी नहीं? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था? संतोष ने अभिनव को चिल्लाते हुए कहा। तभी पूजा बीच में आई। इंस्पेक्टर साहब, वो कैमरा मैंने ज्योति के घर रखा था। अभिनव तो कभी ज्योति के घर गया ही नहीं। इतने में डॉक्टर रुचि ओटी से निकल कर आती है। अभिनव भागा हुआ डॉक्टर नेहा के पास जाता है। कैसी है ज्योति की हालत अब? हमने बॉडी में फैले संक्रमण से तो ज्योति को बचा लिया है, पर उसके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अस्पताल आते आते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। अब आप सबसे गुजारिश है, ज्योति की मानसिक हालत बहुत खराब है। उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। एक मां के लिए उसके बच्चे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है। इसीलिए उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे वह डिप्रेशन में चली जाए। ज्यादा से ज्यादा उसे खुश रखने की कोशिश करना, और हां, एक एक करके मिलने जा सकते हो। अब वह खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने अभिनव से कहा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी पहले लगा था आपको सूचित करूं, लेकिन ज्योति की हालत देखकर
पहले मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, इसीलिए माफी चाहूंगी। डॉक्टर रुचि ने इंस्पेक्टर से कहा। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इंसानियत का फर्ज पहले निभाया और मुझे खुशी है आप जैसे डॉक्टर पर जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं। अब मुझे आपका बयान लेना है, इंस्पेक्टर ने डॉक्टर रुचि से कहा। जी जरूर, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूं, रुचि ने इंस्पेक्टर से कहा। संतोष ने सोचा आज तो वह फंसने वाला है। इससे पहले कि ज्योति इन्हें कुछ बताए, मैं उससे मिलकर उसे अपनी तरफ कर लेता हूं और ज्योति से मिलने के लिए इंस्पेक्टर से इजाजत मांगता है। इंस्पेक्टर हां करते हैं। उसे पहले अभिनव बीच में टोक देता है। सर, मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी साथ में जाएं या अपने किसी बंदे को इसके साथ अंदर भेजें। इंस्पेक्टर को भी लगा अभिनव ठीक कह रहा है। वह खुद संतोष के साथ ज्योति से मिलने जाते हैं। ज्योति, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हम पर शायद किसी की नजर लग गई। संतोष इंस्पेक्टर को साथ देखकर ड्रामा करता हुआ ज्योति के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए धीरे से कहता है, खबरदार जो सच बताया तो, वरना वह हाल करूंगा कि कभी सोच भी नहीं सकती हो। कहते हुए फिर झूठी हमदर्दी दिखाना शुरू कर देता है। ज्योति दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप लेट जाती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, ज्योति अभी इस दर्द से निकल भी नहीं पा रही है। हम उसे आराम करने देते हैं, आप बाद में आना। अभी ज्योति को आराम की सख्त जरूरत है और आपको कहा ना, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। अगर कुछ और बात होती तो ज्योति आपको बताती जरूर। अच्छा ज्योति, अपना ख्याल रखना। कोई जरूरत हो तो हम बाहर हैं, बुला लेना। झूठी ज्योति का हाथ पकड़कर संतोष ने पुलिस के सामने यह दिखाया कि उसे ज्योति की बहुत परवाह है। उधर पुलिस और संतोष बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर रुचि इंस्पेक्टर को अपना बयान देने के लिए कहती है। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधे घंटे बाद फिर ओटी में जाना होगा, इसीलिए आपको जो पूछना है अभी पूछ लीजिए। अच्छा, जितना मुझे पता है मैं खुद आपको बताती हूं, रुचि ने पुलिस से कहा। जब ज्योति को यहां लाया गया, वह बेहोशी की हालत में थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। काफी ब्लीडिंग भी हो चुकी थी, इसीलिए तुरंत हम उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। उसके बाद मैंने ऑपरेशन से ज्योति को तो बचा लिया, पर उसका बच्चा मरा हुआ था। लेकिन ज्योति के शरीर पर कई चोट के निशान भी हैं, जिससे यह लगता है कि उसके साथ मारपीट होती थी। इसके साथ ही उसके साथ जबरदस्ती भी हुई है। उसके निशान भी उसके शरीर पर पाए गए हैं। इसीलिए मैं आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही यह बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर और डॉक्टर को दूर से बातें करते देख संतोष के दिमाग में शक हो जाता है कि आज उसको कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि कुछ हो, वह यहां से भाग जाए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। थोड़े दिन बाद मामला शांत होते ही वह ज्योति से बयान दिला देगा कि उसके साथ उसका अच्छा संबंध है और केस रफा दफा हो जाएगा। जैसे ही संतोष भागने की कोशिश करता है, अभिनव और पुलिस उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेते हैं। अभी तक मैं सिर्फ सबसे बयान ले रहा था, पर तुम्हारे भागने पर तुमने यह बता दिया कि तुम गुनहगार हो, इंस्पेक्टर ने संतोष को हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहा। अभिनव, तुम्हारे सबूत और डॉक्टर रुचि के दिए गए बयान के आधार पर बहुत है इसे जेल की सलाखों के पीछे धकेलने को, मगर फिर भी अब मैं ज्योति का एक बार बयान और लूंगा। उसी के हाथ में है इसे पूरी तरह से सजा दिलाना, अभिनव से कहा इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर, संतोष, अभिनव, पूजा और संतोष की मां चारों को अंदर ज्योति के सामने लेकर जाते हैं। इंस्पेक्टर ज्योति के पास जाकर उससे उसके साथ आखिर क्या हादसा हुआ पूछ रहे थे। तभी ज्योति संतोष को देखकर डरने जैसे भाव बना लेती है। खुलकर बोलो ज्योति, अगर आज नहीं कुछ कहोगी तो हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद हो जाओगी। हमने जो मेहनत की है उस पर पानी मत फेरना। तुम्हें किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना तुम्हें, कॉलेज में तुम कहा करती थी कि जुल्म करने से ज्यादा गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है, और आज तुम भी वही कर रही हो। अगर अपनी नहीं तो उस मासूम बच्चे के लिए लड़ना
और उसे इंसाफ दिलाना जो दुनिया में आना चाहता था, और उससे पहले उसने अपनी मां को और एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया। यह सुनते ही ज्योति को हिम्मत मिलती है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। यह मेरे होने वाले बच्चे का खूनी है। इसने मेरे बच्चे, मेरे सपने, सबको मार दिया। सोचा था अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, उसे और खुद को एक नई जिंदगी दूंगी, पर मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले छीन लिया गया। रोते रोते ज्योति ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है? संतोष ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा सबूत मैं खुद हूं इंस्पेक्टर साहब। आज तक मैंने इस आदमी की सारी गलतियों को माफ किया, बस इसीलिए कि यह मेरे होने वाले बच्चे का पिता था, और मुझे लगा शायद बच्चे के आने से हमारे रिश्ते में बदलाव आएगा। पर यह आदमी कभी नहीं सुधरा। रोज शराब पीकर आना, मारना, जबरदस्ती करना। चाय थोड़ी सी भी गर्म नहीं होती तो उस कप में मेरा हाथ डालकर जला देना। यह सब इसके लिए मामूली बात है, पर अत्याचार मुझ पर रोज होता था। ऊपर से सास के ताने, इसकी हर गलत हरकतों में सहयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मनमाने ढंग से दिन भर ताने देना, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बना दिया इन्होंने। यहां तक कि कहीं बाहर नहीं जाने देना, ना किसी से मिलना जुलना, सब बंद करा दिया मेरा। यह तो पूजा और अभिनव का भला हो जो भगवान ने इन्हें फरिश्ते बनाकर मेरे लिए भेजा, वरना आज फिर मैं इसके डर से उसी दुनिया में फिर से जाने ही वाली थी। इसके अलावा एक सबूत और भी है मेरे पास। और क्या है ज्योति? अभिनव ने पूछा। भूल गए अभिनव? पूजा चुपके से स्पाई कैमरा देकर गई थी, मैंने उसे लगा दिया था। इसीलिए लगा दिया था कि तब तक मुझे इन लोगों से बदला नहीं लेना था, पर अपने बच्चे को दूर ले जाकर कहीं चले जाने का था। अगर ये लोग रोकते तो वह सबूत दिखाकर इनको थोड़ा दबाकर भाग जाती, पर अब मैं इनको इनके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि अब ये हत्यारे हैं मेरे बच्चे के। ओह हां, मैं भूल गया था इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अपने कांस्टेबल को भेजकर ज्योति के घर से वह कैमरा लाने की इजाजत दें, ताकि बचा हुआ सबूत भी बिना रुकावट आपको मिल जाए। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को अभिनव के साथ भेजने की इजाजत दे देते हैं। घर की चाबी संतोष से लेकर इंस्पेक्टर अभिनव को कहते हैं, अगर चाबी ना लगे तो ताला तोड़ने की भी अनुमति है। धन्यवाद सर, कहते हुए अभिनव ज्योति के घर चला जाता है और उधर पुलिस संतोष और उसकी मां को गिरफ्तार करके चली जाती है। पूजा ज्योति का ख्याल रखने के लिए अस्पताल ही रुक जाती है और अभिनव अपनी मम्मी को अस्पताल भेज देता है ज्योति का ख्याल रखने के लिए। अभिनव की मां सरस्वती को पता होता है कि उसका बेटा ज्योति को कॉलेज के समय से ही कितना पसंद करता है, और आज तक इतने रिश्ते आने के बाद भी कभी किसी लड़की को देखने नहीं गया ही नहीं। किसी भी लड़की में कोई भी दिलचस्पी दिखाई भी नहीं। अभिनव पुलिस स्टेशन ऑफ स्पाई कैमरा लेकर पहुंचता है। सुबह देखने के बाद संतोष और उसकी मां के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज हो जाता है। वही संतोष पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और बच्चे को मारने और ज्योति को भी मारने की कोशिश करने का केस दर्ज हो जाता है। अभिनव संतोष को अब कोर्ट में मिलने का कहकर जाता है। संतोष तीखी नजरों से अभिनव को देख रहा होता है। तभी अभिनव के पास पूजा का फोन आता है कि अस्पताल आ जाओ, आज डॉक्टर ज्योति को डिस्चार्ज कर रही हैं और हमारे साथ आने को मना कर रही है। अभिनव अस्पताल के लिए रवाना होता है। अस्पताल पहुंचते ही अभिनव ज्योति को उसके घर चलने को कहता है। अभिनव और पूजा, तुम दोनों के कारण आज मैं आजाद हुई हूं। अब और तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं मैं। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक मदद और कर दो मेरी। मुझे अच्छी सी जगह एक कमरा किराए पर दिला दो और कहीं जॉब लगवा दो। मैं जॉब करते हुए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं, और जो सपना मैंने और मेरे पापा ने देखा था मेरा डॉक्टर बनने का, उसे अब मैं पूरा करना चाहती हूं। अगर हो सके तो इतनी मदद और कर दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है बेटा, हमारे घर ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं तुम वहां रह लेना और जॉब लगते ही किराया देना शुरू कर देना।
मुझे खुशी है कि तुम अपनी खुददारी में जीना चाहती हो और उसमें हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे, अभिनव की मां सरस्वती जी ने कहा। और बस मेरा फैसला आखिरी फैसला है। सरस्वती जी ने हंसते हुए ज्योति को गले लगा लिया और वह ज्योति को अपने घर ले जाती है। ज्योति के लिए सरस्वती जी कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती हैं और का सामान भी, जिससे वह अपना खाना बना सके। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हिसाब में जोड़ दूंगी सब। नौकरी मिलते ही सबका हिसाब ले लूंगी। ज्योति कुछ कहती उससे पहले सरस्वती जी ने हंसते हुए कहा। ज्योति को भी सरस्वती जी को देखकर अपनी मां सुमन की याद आती थी। सरस्वती भी ज्योति को इतना प्यार करती थी जैसे कोई मां अपने बच्चे को करती है। ज्योति भी धीरे धीरे अपने साथ हुए अन्याय को भूल रही थी, बस अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। ज्योति, याद है ना तुम्हें, कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है और उनका वकील जो पूछे सबका बेबाकी से जवाब देना है। वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत है उन्हें सजा दिलवाने के लिए, अभिनव ने ज्योति को ऑफिस से आने के बाद याद दिलाया। बिल्कुल अभिनव, अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक काम और बाकी है जो कल ही करके मैं इस रिश्ते से भी पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी। लगे हाथों वह काम भी कल ही करना है। क्या काम है ऐसा जो तुम्हें कल ही करना है, जरा मुझे भी बताना, अभिनव ने ज्योति को हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि वह खुश भी था कि ज्योति अब अपने लिए स्टेप्स लेना सीख रही है। तलाक, संतोष से तलाक चाहिए मुझे। अभिनव, मुझे पता है अब वह मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तलाक लेकर सिक्योर होना चाहती हूं। इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद होना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह से उसका नाम जुड़े और कल के कल ही मैं यह काम करना चाहती हूं। एक अलग सा गुस्सा ज्योति के चेहरे पर था। तभी अभिनव उसे पानी लाकर देता है। शांत हो जाओ ज्योति, तुम जो चाहोगी वही होगा। अभी तुम आराम करो। और हां, मैंने तुम्हारे लिए अपने बॉस से बात कर ली है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर वह खुश हुए और तुम सोमवार से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। क्या सच में? अभिनव, ज्योति खुशी से झूम उठी और अभिनव उसे बस देखता रहा। काफी दिनों बाद पहली बार ज्योति के चेहरे पर मुस्कान जो थी, अगली सुबह नई उम्मीद और नई रोशनी की सुबह थी। ज्योति ने कोर्ट में वह सारे सबूत जो उसके पति और सास के खिलाफ थे वह पेश किए, साथ ही अपने बच्चे को खो देने की मेडिकल रिपोर्ट भी। सारे सबूत संतोष और उसकी मां को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त थे। इसीलिए कोर्ट ने ज्योति की सास को 2 साल की सजा और संतोष को यम दुर्व्यवहार, बच्चे और उसकी मां की हत्या की कोशिश के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। जज साहब, मैं एक बात और रखना चाहती हूं सबके सामने, मुझे इस आदमी से तलाक भी चाहिए। ज्योति ने कोर्ट में जज साहब और अपने वकील के सामने यह भी अपील रख दी। क्योंकि संतोष पर ज्योति के खिलाफ गुस्सा था, तो उसने भी एक पल की देरी किए बिना कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जज साहब ने संतोष को ज्योति को तलाक के बाद देने वाली धनराशि का आदेश भी दे दिया। आज ज्योति को आजादी का अनुभव हो रहा था। पूजा और अभिनव उसके साथ ही थे। वह दोनों को उसकी जिंदगी में आए बदलाव के लिए धन्यवाद देती है। आज कॉफी मेरी तरफ से, ज्योति ने अभिनव और पूजा को बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हें डबल पार्टी देनी है, अपनी आजादी के साथ साथ नौकरी मिलने की भी, तो सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा, हंसते हुए पूजा ने कहा। अच्छा ठीक है, पहली सैलरी मिलते ही पक्का बाहर खाना खाएंगे। आज तो सिर्फ कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा, खुशी से झूमते हुए ज्योति ने कहा। अभिनव तो बस जैसे ज्योति को ही देखे जा रहा था। तो चले अब, ज्योति ने दोनों को कहा और तीनों कॉफी पीने चले जाते हैं। कॉफी पीने के बाद अभिनव ज्योति को घर छोड़कर पूजा को उसके घर छोड़ने निकल जाता है। अब तो कह दो ज्योति को अपने दिल की बात, या बस उसे देखते ही रहना है, जैसे कॉफी शॉप में घूर रहे थे। हर थोड़ी देर में पूजा ने अभिनव को हंसते हुए कहा, पूजा की बच्ची, कितना ध्यान देती हो तुम। अभिनव ने हंसते हुए कहा, पर अभी नहीं पूजा, अभी उसे लगेगा मैं उस पर कोई हमदर्दी दिखा रहा हूं या तरस खा रहा हूं।
उसे सबसे पहले उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने दो और अपने सपने पूरा करने की जो उम्मीद और जज्बा उसमें है वह जज्बा कायम रहने दो, ताकि फिर किसी मोड़ पर किसी भी तरह खुद को अकेला या कमजोर न समझे। हर बार किस्मत मौका नहीं देती, अब उसे अपने अस्तित्व को एक पहचान देनी होगी। और शादी का क्या, मैं तो उसके लिए उसका ताउम्र इंतजार करने को तैयार हूं। वह अब हमारे साथ है, वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। पूजा, मुझे कोई जल्दी नहीं है ज्योति से शादी की बात करने के लिए। अब बस मुझे ज्योति को उस ऊंचाई पर देखना है जिसके सपने वह शुरू से देखती थी। बातें करते करते कब पूजा का घर आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा अभिनव, मिलते हैं फिर, पूजा ने कहा। और मुझे खुशी है कि तुम जैसा इंसान ज्योति को मिला जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे बेहिसाब प्यार किया है। मैं चाहती हूं कि सब लड़कियों को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले। कहते हुए वह चली जाती है। अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब घर लौट कर आता है तो घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। खाना देखते ही अभिनव टूट पड़ता है खाने पर, जैसे कई दिनों से आज उसने जी भरकर खाना खाया हो। क्या बात है मां, आज सब मेरे पसंद का खाना बनाया है आपने, आज कुछ स्पेशल है क्या? कहते हुए अभिनव फिर से खाना खाने लग जाता है। बेटा, आज का खाना मैंने नहीं, ज्योति ने बनाया है हमारे लिए, उसी ने यह सब बनाकर भेजा है। ज्योति ने? उसे कैसे पता मुझे खाने में यह सब पसंद है? अभिनव अचंभित होते हुए सरस्वती जी से पूछता है। अरे बेटा, वही तो, मुझे भी खाना देखते हुए पहले यह लगा था कि तुम्हें जो पसंद है वही सब ज्योति को कैसे पता। फिर एक औरत के अंतर्मन को पढ़ा तो लगा कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसके पसंद और नापसंद का ख्याल हमें होता है। और ज्योति तुम्हें बहुत प्रेम करती है अभिनव, बस वह शायद अभी यह जानती नहीं। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन तू उसे मेरे घर की बहू बनाकर लाएगा। सच मां, आपको लगता है ज्योति के मन में मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, और अगर हैं तो अभी तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं उसे अभी शादी का प्रस्ताव नहीं रखूंगा, वरना उसे लगेगा कि मैं उन मर्दों में से हूं जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम शायद सही कह रहे हो, अभी उसे वक्त दो संभलने का और अपने लिए कुछ कर गुजरने का। धीरे धीरे वक्त के साथ वह जख्म भी भूल जाएगी जो जिंदगी से उसे मिले हैं, और यह सब पूरी तरह भूल जाने पर ही वह कोई रिश्ता निभा पाएगी। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। अरे मां, कल संडे है, शायद आप बूढ़ी हो रही हैं, सरस्वती जी को छेड़ते हुए अभिनव ने कहा। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम कोई मूवी देखें, सरस्वती जी ने अभिनव से कहा। नहीं मां, मेरी हिम्मत नहीं है, फिर से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने की। कोई बात नहीं, तुम मत देखो, मैं ज्योति को बुला लेती हूं, वह मेरे साथ देख लेगी। कहते हुए सरस्वती जी ज्योति को आवाज लगाती है। ज्योति सरस्वती जी की आवाज सुन नीचे आती है। जी आंटी, बुलाया आपने, कोई काम था? हाँ बेटा, सबसे पहले तो धन्यवाद इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए। अब सोच रही हूं परसों से तुम भी ऑफिस चली जाओगी और तुम दोनों के पास मेरे लिए फिर टाइम कहां होगा, तो कल संडे है, आज मेरे साथ फिल्म देखोगी? बिल्कुल आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है? नहीं ज्योति, हां मत कहो, तुम्हें नहीं पता मां कौन सी फिल्म देखेगी। फिल्म का नाम आते ही ले दे के इन्हें सिर्फ एक ही मूवी देखनी होती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं तो थक गया वह फिल्म देखते देखते। अरे आंटी, वह फिल्म तो मैं आपके साथ जरूर देखूंगी, मेरी भी वह पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और तुम्हें पता है ना अभिनव, कॉलेज टाइम से ही काजोल का भूत सवार था मुझ पर। चलिए मां जी, हम फिल्म देखते हैं, अभिनव सोचता है। फिल्म देखने का मन तो नहीं, पर इसी बहाने ज्योति को देखने का मौका वह नहीं गवाएगा। चलो, जब दोनों को देखना है तो फिर मैं भी देख ही लेता हूं, अभिनव ने झूठा दिखावा करते हुए अंदर की खुशी को छुपाते हुए कहा। दोनों फिल्म देख रही होती हैं और अभिनव बिना ज्योति को पता चले बस उसे ही निहार रहा था और बस यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया की खुशियां उसके कदमों में लाकर रख दूं।
ज्योति के लिए उसका प्यार और गहरा हो गया था। फिल्म देखते देखते ज्योति सरस्वती जी की गोद में सो जाती है। सुबह होते ही ज्योति देखती है कि वह अब तक सरस्वती जी की गोद में ही सो रही थी। उसे अजीब लगा कि उसकी वजह से पूरी रात सरस्वती जी बैठे बैठे ही सोई हैं। वह उठकर उन्हें सीधा लिटा देती है और सोचने लग जाती है कि आज उसकी मां की कमी पूरी हो गई। सरस्वती जी के रूप में उसे मां मिल गई है, जो बिल्कुल सुमन मां की तरह ही है। अपने माता पिता को याद करके उसके जहन में वह बात आती है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो चाचा चाची छुपा रहे थे। थोड़ी देर में सरस्वती जी भी उठ जाती हैं और ज्योति, अभिनव और सरस्वती जी के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे बेटा, मैं अभी बना लेती, तुमने क्यों तकलीफ की? आंटी, यह तकलीफ नहीं, एक बेटी का प्यार है जो अपनी मां के लिए निकल रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आज से आपको मां कह सकती हूं, ज्योति ने सरस्वती जी के पैर छूते हुए कहा। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम बेशक मुझे मां कहो, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। आखिर बेटी की कमी थी जो भगवान ने तुम्हें देकर वह भी कमी पूरी कर दी। अभिनव दोनों को दूर से देख रहा था और वह बहुत खुश था कि ज्योति ने सुबह की नई शुरुआत से सकारात्मक रहते हुए नई पहल की है। वाह बेटी, क्या मिली? आप तो मुझे भूल ही जाओगी, ऐसा लग रहा है मुझे, अभिनव ने मुंह बनाते हुए दोनों को छेड़ते हुए कहा। मां, आपको जलने की बू नहीं आई, ज्योति ने हंसते हुए कहा और तीनों हंसने लग जाते हैं। अभिनव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जब फुर्सत हो तब बताना, मुझे तुम्हारी सलाह की बहुत आवश्यकता है। कहो ज्योति, मैं फ्री हूं, हमेशा तुम्हारे लिए। ऐसा कभी मत सोचना, हमारी दोस्ती में पूछने जैसी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तुम कभी भी मुझसे मदद हो या कोई भी काम बिना झिझक कह सकती हो। मुझे अपने माता पिता का घर चाहिए। अभिनव, अगर चाचा चाची सच में प्यार से रहते तो मैं कभी अपना हक नहीं मांगती, लेकिन मुझे बर्बाद करने में आधा हाथ उन लोगों का भी है। तुम कैसे इतना यकीन से कह रही हो? ज्योति, हो सकता है तुम्हारा वहम हो या उन्होंने थोड़ा सोचा होगा, संतोष और उसकी मां कैसे निकलेंगे। नहीं अभिनव, मैं यह आधार पर नहीं कह रही हूं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब मम्मी पापा का देहांत हुआ उसके 10 दिन बाद ही रिश्तेदारों के जाते ही चाचा चाची के तेवर ही बदल गए। उनका मेरे साथ जो व्यवहार पहले था जब मां पापा जी जिंदा थे, वह तो गायब ही हो गया, और घर में रहने आए जब से मुझे वहां के नौकरों से भी बुरा बर्ताव करने लगे। इसके अलावा मेरी शादी की इतनी जल्दी थी उन्हें कि इतने अच्छे रिश्ते थे तो भी जानबूझकर मेरी शादी संतोष जैसे शराबी और कम पढ़े लिखे लड़के से करवाई, ताकि वह पापा की संपत्ति पर अपना हक कर ले। और तो और एक बार घर पर वकील को भी बुलवाया। मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली थीं। पापा के वसीयतनामे पर लिखा हुआ था कि सारी जायदाद का मालिक ज्योति का होने वाला बच्चा होगा। तब से वह मेरे साथ यह दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और शादी के समय मैंने भागने की कोशिश भी की तो मुझे धमकाकर ऐसे व्यक्ति के साथ बांधा जो आगे जाकर इनके मार्ग में रोड़ा न बन पाए। और अभिनव, तुम्हें एक बात और बतानी है। चाचा चाची पता नहीं किस राज की बात कर रहे थे कि किसी को पता न लगे कि यह काम हमने किया है, अपने दोनों के अलावा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। आखिर क्या राज है जो वह मुझसे छिपाना चाहती है? ज्योति ने सारी बातें अभिनव को बताई। ज्योति, एक बात कहूं तुम्हें, शक तो मुझे भी हुआ था जब मैं विदेश से लौटकर सीधा तुम्हारे घर गया था। वहां मुझसे उन लोगों ने बात भी नहीं की और निकाल दिया, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ बताया, और मुझे तभी यह शक हो गया कि कुछ तो बुरा हुआ है तुम्हारे साथ में, जिससे इन लोगों ने तुम्हारे माता पिता की बरसी का भी इंतजार नहीं किया और तुम्हारी शादी कर दी। और जब संतोष को देखा तो पूरी तरह से वह शक यकीन में बदल गया कि इन सब ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में भी खड़ा हूं ज्योति। कल ही हम अपने वकील को भेजते हैं तुम्हारे चाचा के घर, क्योंकि उनकी बेटी के रहते हुए उस घर में कोई नहीं रह सकता। अभिनव ने ज्योति का हाथ पकड़कर तसल्ली बांधते हुए कहा। ठीक है अभिनव,
कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूं। नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी है और डॉक्टर बनने का मेरे पापा ने जो सपना देखा था उसे हर हाल में पूरा करना है और चाचा चाची से अपने हक की लड़ाई भी लड़नी है। अब कल से नई शुरुआत होगी मेरे सफर की, लेकिन पहले जैसी डरने वाली ज्योति नहीं। अब एक नई ऊर्जा और पक्के इरादों वाली ज्योति होगी। जिन लोगों ने मुझे मनहूस कहा, उनके मनहूसियत भरे दिन लाने बाकी हैं। अब एक आत्मविश्वास के साथ ज्योति ने अभिनव से कहा और अभिनव के चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह अभिनव से पहले तैयार होकर ज्योति नीचे आ जाती है। आखिर ऑफिस का पहला दिन जो है, उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पीले रंग की साड़ी, खुले बाल, आत्मविश्वास और सुंदर बड़ी आंखें। अभिनव तो देखते ही वहीं रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। तभी ज्योति ने चुटकी बजाई। अभिनव बाबू, ऑफिस चलने का इरादा भी है या नहीं? आखिर किस सोच में पड़े हो? जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे पहले दिन ही लेट नहीं होना है। और याद है ना, वकील से भी मिलना है। चलो जल्दी अब। अरे हाँ, बिल्कुल कॉलेज वाली ज्योति लग रही हो आज। यही लुक, वही आत्मविश्वास, वही खुशनुमा चेहरा। एक वादा करो मुझसे ज्योति, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चेहरे पर यही आत्मविश्वास और हिम्मत रखोगी हमेशा। मुझे पहले वाली ज्योति को ही देखना है। अब हमेशा मैं वादा करती हूं अभिनव, चाहे कोई भी मुश्किल आएगी, अब डर कर हार नहीं मानेगी ज्योति। और अब तो जब डॉक्टर बनूंगी तो हौसला और हिम्मत तो पहले चाहिए, तो अभी से रिसॉल्व करना शुरू कर दिया है मैंने। हंसते हुए ज्योति ने कहा। यह हुई ना बात, अब चलो मैडम। अच्छा रुको 2 मिनट। ज्योति सरस्वती जी को आवाज लगाती है। मां जल्दी आओ। उधर से सरस्वती जी पहले ही दही गुड़ लेकर आती हैं, अपनी बेटी के पहले दिन का सगुन करने के लिए। मां, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ज्योति ने सरस्वती जी के पैर छूते हुए कहा। मेरा आशीर्वाद और दुआएं दोनों मेरी बेटी के साथ हैं, इसीलिए दही गुड़ से अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करो। कहते हुए सरस्वती जी ज्योति को दही गुड़ खिलाती है और ज्योति की आंखों में प्रेम और खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वह सरस्वती जी के गले लगकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस का पहला दिन और ज्योति को खुशी भी थी और घबराहट भी, पर वह वहां जाकर सारे सहकर्मी उसके दोस्त बन गए। उसे लगा ही नहीं कि ऑफिस में उसका पहला दिन है और अभिनव भी साथ था, तो हिम्मत तो पहले से ही आ गई थी। लंच होते ही वह अभिनव के केबिन में जाती है। बात हुई वकील से तुम्हारी? कब जाना है घर पर? आज शाम को ऑफिस से छूटते ही हम अपने वकील के साथ तुम्हारे घर चल रहे हैं। बस जल्दी ही अब तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा, अभिनव ने कहा। ज्योति, मैंने वकील साहब से सारी बात कर ली है, प्रॉपर्टी को लेकर भी। उन्होंने कहा है कि अगर तुम उनकी बेटी हो तो उन्हें कोई हक नहीं तुम्हारी जायदाद हड़पने का। अब शाम होते ही हम उन्हें सारे नोटिस देने वाले हैं, तुम्हारा घर और जायदाद दोनों को तुम्हें लौटाने का। अभिनव, कितनी बार धन्यवाद कहूं तुम्हें। बस अब तो तुम मेरे जीवन में भोलेनाथ जी के भेजे हुए फरिश्ते हो। कहते हुए ज्योति भावुक हो जाती है। ओ डॉक्टर साहिबा, सुबह क्या बात हुई थी कि आज के बाद तो रोना धोना नहीं? इतनी जल्दी भूल गई? शायद तुम लड़कियों को रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अभिनव ने ज्योति को हंसाने के लिए व्यंग्य किया। हाँ हाँ ठीक है, अब से नहीं रोना धोना और ना ही कोई धन्यवाद देना है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। हंसते हुए ज्योति अपने केबिन में चली जाती है। शाम को अभिनव और ज्योति अपने वकील को लेकर अपने चाचा के घर जाते हैं। वकील को देखते ही चाचा चाची थोड़े घबरा जाते हैं और उनके सामने ज्योति से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी ज्योति उनके हाथ में नोटिस थमा देती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि माता पिता के जाने के बाद उनकी संपत्ति का हक उनके बच्चों का होता है। इसीलिए आपको यह घर खाली करना होगा और सारी जायदाद के कागजात भी ज्योति के हवाले करने होंगे, जो भी उनके पास पड़े हैं, अन्यथा आप पर 420 का केस कर दिया जाएगा। पहले तो दोनों थोड़ा नाटक करते हैं, लेकिन जब वकील कोर्ट जाने की धमकी देता है तो दोनों डर से मान जाते हैं। दोनों को सबसे बड़ा डर
उस राज के खुल जाने का होता है जो वे ज्योति और दुनिया से छिपा रहे थे। ज्योति दीदी, कितने दिनों बाद आई हो आप? कहते हुए चाचा का लड़का उनके गले लग जाता है। वह ट्यूशन पढ़कर आया था। ज्योति की चाचा के बेटे से खूब बनती थी। ज्यादा उम्र भी नहीं थी। संदेश, जो 10वीं में पढ़ता था, माता पिता के लालच से अनजान भी था, पर ज्योति दीदी से बहुत प्यार करता था। ज्योति भी हमेशा से उसे राखी बांधती आई थी, इसीलिए उसे अपना सगा भाई ही मानती थी। लेकिन अब वह किसी भी हाल में पिघलना नहीं चाहती थी। जैसे ही वकील ने घर खाली करने को कहा, चाचा चाची ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी ताकि वह घर का सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर सके जिसमें वे पहले रहते थे। ज्योति ने अपने भाई को देखते हुए हां कर दी और बाकी सारे कागज लेकर जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसे उनका पुराना ड्राइवर बलवीर उनके घर आता दिखाई देता है। ज्योति बलवीर को देखकर अभिनव को कहती है, जिस दिन मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब यह गाड़ी चला रहा था, तो फिर यह कैसे बच गया? मुझे तो बताया गया था कि वह खाई में गिर गया। पुलिस उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाई और मम्मी पापा की बॉडी सड़क पर ही पड़ी मिली थी। तुम्हें ठीक से याद है ज्योति, यह वही ड्राइवर है जो उस दिन अंकल आंटी के साथ था? अभिनव ने ज्योति को ठीक से याद करने को कहा। हाँ अभिनव, कैसे याद नहीं रहेगा? आखिर 3 साल से ही यही हमारे घर का परमानेंट ड्राइवर था। जरूर कोई बड़ी बात है। अभिनव, कहीं यह राज ही तो नहीं छिपा रहे हैं चाचा चाची? हमें पता करना होगा, ज्योति ने अभिनव से कहा। ज्योति ने अभिनव को उसका पीछा करने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि बलवीर उसे जानता है और उसे देखते ही भाग जाएगा। फिर वह पता नहीं लगा पाएगी कि क्या राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। अभिनव उस ड्राइवर का पीछा करता है। वह देखता है वह तो ज्योति के घर ही जा रहा है। अभिनव ज्योति को फोन करता है, यह तुम्हारे घर के अंदर ही गया है, जल्दी से यहां आओ। ज्योति अभिनव के कहने पर वहां चली जाती है। अभिनव उसे चुप रहने के लिए कहता है जिससे वह उन लोगों की बातें सुन सके। बलवीर ज्योति के चाचा चाची को सब कुछ बताने की धमकी देने की बात करता है, तो उसकी चाची बीच में ही बोल पड़ती है, चुप करो तुम, दीवारों के भी कान होते हैं। आज तक हम तुम्हारे कहे अनुसार रुपए देते आए हैं। अब आज हमारे हाथों से सब चला गया तो कैसे तुम्हें कुछ देंगे? और अगर तुमने किसी को बताया ना तो तुम भी उतना ही फंसोगे जितना कि हम। इसीलिए आज के बाद हमें आकर कभी भी धमकी मत देना। ये किस धमकी की बात कर रहे हैं अभिनव? ज्योति ने डरते हुए अभिनव से कहा। अभिनव ज्योति को चुप रहने का इशारा करता है। ड्राइवर फिर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। 1 हफ्ते में यहां से घर खाली होने से पहले मुझे मेरे हिस्से की बाकी रकम मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं खुद जाकर ज्योति मेम साहब को आप लोगों का सच बता दूंगा और फिर क्या होगा वह आप भी जानते हो। मैं वादा करता हूं, रुपए मिलते ही मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। ड्राइवर बलवीर ने कहा। क्या 1 हफ्ते में एक साथ 5 लाख की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? तुम्हें पहले ही 2 लाख रुपए तो दे चुके हैं। कहा था ज्योति के बच्चा होने के बाद जब सारी जायदाद हमारे कब्जे में हो जाएगी तब तुम्हें बाकी की रकम भी दे देंगे। मगर अब तो हमारे पास ना घर है ना ही जायदाद, तो कैसे हम तुम्हें इतनी रकम दे पाएंगे? ज्योति के चाचा ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके व्यवस्था करो। मुझ पर 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। बलवीर जोर से चिल्लाते हुए वहां से निकल जाता है। इधर अभिनव और ज्योति बलवीर का पीछा करते हैं। बलवीर का पीछा करते हुए वह उसका घर देख लेते हैं। अभी वहां चलना सही नहीं होगा। ज्योति, अभी कुछ पूछा तो यह शहर छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें पता है ना, यह शहर छोड़कर कहीं हमेशा जाने की बात कर रहा था। हमारे पास 1 सप्ताह है पता लगाने का, और हम 1 सप्ताह से पहले इनके सच का पता लगाकर रहेंगे। हमें अभी घर चलना चाहिए। अभिनव की बात से सहमत हो जाती है। ज्योति को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसके पापा की मेहनत से जोड़ी हुई पाई पाई अब गलत हाथों में नहीं है। वह इन संपत्तियों को कुछ अच्छे काम में लगाना चाहती है। इसीलिए उसने सोचा कि उस घर में वह महिला लघु उद्योग का काम शुरू करवा देगी
ताकि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यही सोचते सोचते वह सो जाती है। अगली सुबह अभिनव और ज्योति ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और बलवीर का पीछा करते हैं। वह कहां जाता है, कहां आता है, सब पर नजर रख रहे होते हैं कि अचानक बलवीर की नजर ज्योति पर पड़ ही जाती है। ज्योति को देखकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अभिनव उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। इतने में बलवीर डरते हुए कहता है, हमने कुछ नहीं किया मेम साहब, यह सब आपके चाचा के कहने पर हुआ। क्या हुआ? ज्योति ने चकित होते हुए कहा। बलवीर समझ जाता है कि ज्योति को कुछ नहीं पता है और वह बात पलटने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम भी क्या क्या बोल देते हैं। बलवीर ने झूठी मुस्कान से कहा, नहीं बलवीर, तुम तो मर चुके थे ना दुनिया की नजर में, और अभी मेरे सामने हो तो कुछ राज तो तुम छुपा ही रहे हो, और अब तुम नहीं बताओगे तो पुलिस पता करेगी। ज्योति ने बलवीर को डराते हुए कहा, बताता हूं, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पैसों के लालच में आ गया था और मैंने तुम्हारे चाचा की बातों में आकर उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। मैं तो मौका देखते ही कार से कूद गया था और ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। उसी समय मुकेश और सुमन मैम ने ऑन स्पॉट ही दम तोड़ दिया। कहते कहते बलवीर के पश्चाताप के आंसू निकल आते हैं। मगर अब मैं खुद पुलिस के पास जाकर सब सच बताऊंगा। शायद एक बेगुनाह परिवार की हाय लग गई। मेरा बेटा कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है। यदि यही भुगत लूं तो अच्छा है, वरना पूरी जिंदगी इसी हाय में जीना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना ज्योति बिटिया। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता छीने और भगवान मुझसे मेरा बेटा छीन रहा है। बस यही कर्मों का लेखा जोखा है। मैं पुलिस को अपना बयान देने को तैयार हूं, बलवीर ने कहा। उधर ज्योति को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पैसों के लालच में चाचा इतने गिर सकते हैं कि अपने ही भाई भाभी की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। ज्योति स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसके माता पिता सामान्य मौत नहीं मरे, बल्कि जानबूझकर मरवाए गए। फिर भी एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, मन में इतनी नफरत पाल रखी थी अपने भाई के लिए। ज्योति बस रोए जा रही थी। अभिनव ज्योति को गले लगा लेता है। आज तो वह भी सोचता है कि खुलकर रोने देता हूं इसे, नहीं तो इस दर्द से शायद निकल नहीं पाएगी। बाकी तो इसने सहन कर ही लिए थे, पर अपने को खोने का गम नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद ज्योति और अभिनव बलवीर को पुलिस के पास ले जाकर उसका बयान दिलवाते हैं। बलवीर वहीं पर पुलिस को आत्मसमर्पण कर देता है और ज्योति से एक बार फिर माफी मांगता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब भगवान ने ही इतनी बड़ी सजा दे दी है तो तुम माफी तो दे ही सकती हो ना ज्योति बिटिया। कहते हुए बलवीर ज्योति के पैर में गिरकर गिड़गिड़ाता है। ज्योति ये जवाब देती है, नहीं लगता कि मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊं। बलवीर काका, पता है आपको भी दिल से अपना माना था मैंने और मेरे पापा मम्मी ने, लेकिन बदले में आपने तो मुझसे मेरे होने की वजह ही छीन ली। शायद आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर एक वादा जरूर इंसानियत के नाते करके जाती हूं कि आपके बेटे का इलाज की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि सच बोलकर आपने मेरे मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद की है। और पापा कहते थे, मदद करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए अगर हमें ईश्वर ने सक्षम बनाया है। तो इसीलिए आपके बेटे के इलाज में जो खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। कहती हुई ज्योति वहां से चली जाती है। बलवीर खड़ा खड़ा बस हाथ जोड़े उसे देखता रहता है, शायद यही सोचकर कि हंसते खेलते परिवार की खुशियां बर्बाद करने में उसका भी हाथ है। संदेश, तुम अंदर रह जाओगे। तुम्हें भी सच्चाई का पता होना का पूरा अधिकार है। तुम यही रहकर पूरी बात को समझना, वरना यह नफरत कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हें भी हमेशा यही लगेगा कि ज्योति दीदी ने हमसे हमारे माता पिता को छीना है, और शायद यही नफरत आगे कोई गुनाह का रूप नहीं बन जाए। मैं अपने भाई के दिल में कभी नफरत के बीज नहीं पनपने दूंगी। कहते हुए संदेश को ज्योति वहीं पर रोक लेती है। चाचा जी, चाची, आप अगर एक बार कहते ना
तो पापा मम्मी जायदाद तो क्या, हंसी खुशी अपनी जान तक दे देते एक इशारे पर। फिर यह नफरत क्यों पाल ली आपने, सिर्फ संपत्ति के लिए? अरे मम्मी तो आपको छोटी बहन जैसा प्यार देती थी चाची, और पापा आपको अपने बड़े बेटे के जैसे मानते थे। अगर आप एक इशारा भी करते तो मैं खुशी खुशी अपने दोनों भाइयों को पूरी जायदाद का मालिक बनवा देती। कभी आपको अलग या छोटा समझा ही नहीं पापा ने। तो फिर उनकी हत्या की साजिश रची आप दोनों ने। हत्या? चाचा अनजान होकर कहता है। अब बनिए मत चाचा, हमारे ड्राइवर बलवीर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। वह सारा सच कह चुका है। अगर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो आप भी अपने बेटे के लिए सच बता दीजिए और अपने गुनाह को स्वीकार कर लीजिए। ज्योति ने रोते रोते दोनों से कहा, हमें माफ कर दो ज्योति। दौलत के नशे में हम इतना अंधा हो गए कि हमने अपने ही देवता समान भाई भाभी की जान ले ली, और तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया जो एक शराबी के हाथों तुम्हें सौंप दिया। शायद भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब जो सजा हमें मिलेगी वह मंजूर है हमें। उधर संदेश को सदमा लगता है कि उनके मम्मी पापा ने उनके बड़े मम्मी पापा को मारा है। वह जोर जोर से रोने लगता है। ज्योति की चाची उसके पास जाती है और उनका बेटा हाथ अपने चेहरे से हटा लेता है। मुझे नफरत है आप दोनों से, जिन्होंने पैसे के लालच में मेरे बड़े पापा को मार दिया। संदेश अपनी मां को खुद से दूर करते हुए कहता है, ज्योति दीदी, हो सके तो मेरे माता पिता को माफ कर देना। संदेश ने हाथ जोड़कर ज्योति से कहा। ज्योति अपने भाई को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो ज्योति दीदी, मेरे मम्मी पापा के कारण आपने अपने मम्मी पापा को खो दिया, हमेशा के लिए। संदेश हाथ जोड़े ज्योति से रोते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की। अब से ज्योति दी यहीं पर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी बड़ी दी और मां बनकर। कहते हुए ज्योति भाई को अपने गले से लगा लेती है। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरे बच्चे की परवरिश करोगी ज्योति? ऐसा तो कोई बड़े दिल वाली ही कर सकती है। माफ करना हमें, जो हमेशा तुम्हें मनहूस कहते थे। असल में मनहूस तो हम हैं, जो तुम जैसे भले लोगों की जिंदगी खराब की। कहते हुए चाचा चाची पुलिस के साथ अपने जुर्म कबूल करते हुए चले जाते हैं। ज्योति अभिनव का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देती है कि आज उसे जो भी न्याय मिला है वह सब बस उसी के कारण, नहीं तो वह उसी जिंदगी में घुटकर मर जाती और कभी अपने माता पिता को भी इंसाफ नहीं दिला पाती। बस अब मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब मैं घर नहीं जा सकती हूं अभिनव तुम्हारे साथ। आज से मैं यहीं पर रहूंगी। संडे को आकर सामान ले जाऊंगी और मां से भी मिल लूंगी। तुम्हें पता है ना, अब मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी है। ज्योति ने अभिनव को बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। अभिनव को ज्योति के साथ न चलने पर बहुत दुख हो रहा था, पर एक खुशी भी थी कि उसकी ज्योति ने अब हालातों से लड़ना सीख लिया है। उसने दुखी मन से ज्योति को हाँ तो कर दी, पर अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऑफिस में मिलते हैं कल, और हां, घर पर आती जाती रहना। कहते हुए अभिनव वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते ही अभिनव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है और कार में बैठकर रोने लगता है। तभी पीछे सीट पर से एक रुमाल उसे कोई पकड़ाता है। अभिनव पीछे मुड़कर देखता है तो ज्योति होती है। ज्योति, तुम कार में कैसे आई? अभी तो मैं तुम्हें बाय करके आया था। देखो अभिनव, इतना तो मैं भी जानती हूं कि कोई लड़का पागलों की तरह किसी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतना जोखिम उठाता है, तो उसके प्यार की क्या हद होगी उसके लिए। इसीलिए मुझे एहसास था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। आज भी इजहार किए बिना चले जाओगे, जैसे पहले विदेश चले गए थे। हंसते हुए ज्योति ने कहा। क्या सच में ज्योति? पहले थोड़ी सी चिमटी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? यह सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूं अभिनव। अगर आज नहीं कहा तो तुम जैसे हमसफर के साथ नाइंसाफी होगी। मैं भी तुम्हें बहुत चाहने लगी हूं, बल्कि पहले भी चाहती थी, पर शादी के बाद अपने प्यार को एक तरफ दफन कर लिया, क्योंकि तब मुझे लगता था
शायद मैं ही तुम्हें चाहती हूं और अपनी शादी को ही नया आयाम देना चाहा, पर अफसोस वह मेरे प्यार के काबिल ही नहीं था। पर अब आज इस मोड़ पर जहां मैं खड़ी हूं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं अभिनव। फिर मुझे लगा तुम्हें बता दूं, लेकिन यह सोचकर पीछे हट गई कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। उसके बाद मां और तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी दी। जीने की चाह जो लगभग खत्म ही हो गई थी, उसे फिर से जीने की चाह हो रही है, सिर्फ तुम्हारे प्यार और साथ से। क्या मेरा प्रेम तुम्हें स्वीकार है डॉक्टर साहिबा के आशिक? क्यों नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी हिम्मत भी आ जाएगी कि आगे होकर एक लड़के को प्रपोज कर दोगी। जो हिम्मत मैं इतने सालों से नहीं जुटा पाया, तुमने एक में कह दिया। अभिनव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। तो अब आप जाकर तैयारी कीजिए, अब मैं उस घर में बहू बनकर ही आऊंगी, मां से कह देना। पर जब तक मुझे यहां रहकर अपने एग्जाम की भी तैयारी करनी है और इस संदेश के भी बोर्ड एग्जाम है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है अभिनव, मैं समझ सकता हूं, और जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना पालो, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। यह आशिक तो तुम्हें खुश देखकर भी अपनी जिंदगी काट सकता है। डॉक्टर साहिबा के चेहरे पर खुशी भरे भाव से अभिनव ने कहा। अच्छा, अब जाओ, बहुत रात हो गई है। मां को भी चिंता हो रही होगी, और मां को बता देना मैं उनसे मिलने आया करूंगी, और वह भी अपनी बेटी को मिलते आते रहना रखा करें। ठीक है, और कोई आदेश? अभिनव ने ज्योति को मुस्कुराते हुए कहा, और अभिनव बेहद खुश होकर ज्योति को सिर पर चूमते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ज्योति के दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलने जाती है तो देखकर खुश हो जाती है। मां, आप और पूजा, तुम मुझे बुला लिया होता मां, मैं आ जाती। कोई काम हो तो आप अपनी बेटी को कभी भी बुला सकती हो, ज्योति ने मां के पैर छूते हुए कहा। अरे, आज मैं अपनी बेटी नहीं, अपनी होने वाली बहू के लिए सगुन लेकर आई हूं। यूं ही बाहर ही खड़ा रखोगी अपनी सास को? अंदर आने को कहोगी? सरस्वती जी ज्योति से मजाक के अंदाज में कहती हैं, और पूजा भी हंसने लग जाती है। सच में मां, ज्योति सरस्वती जी और पूजा को घर के अंदर लाती है, और सरस्वती जी ज्योति को लाल साड़ी, पुश्तैनी खड़े और श्रृंगार का सामान पकड़ाकर कहती हैं, आज से मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया है। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं। वह हाथ जोड़कर सरस्वती जी को शुक्रिया करती है और सोचती है, यह देवी से कम नहीं जिसने एक तलाकशुदा लड़की को इतने प्यार से अपनाया है। और सोचते हुए सरस्वती जी के गले लग जाती है। मां, मैं कुछ सोच रही थी कि आप मेरे काम में मेरा साथ दोगी। हां बेटी, मैं तुम्हारी सास बाद में हूं, मां पहले। तुम बिना पूछे मुझे कुछ भी कह सकती हो, सरस्वती जी ने प्यार से ज्योति के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। मां, मैं यहां महिलाओं के लिए लघु उद्योग का काम करने की सोच रही हूं, ताकि सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और मैं मम्मी पापा की सारी संपत्ति को समाज के कल्याण में ही लगाना चाहती हूं। और अभी मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो वह जिम्मेदारी आप संभाल लेंगी। मुझे पता है आप उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनोगी, और इसी बहाने हम मां बेटी साथ में भी रह लेंगे, और आप भी घर पर दिन भर अकेलापन महसूस नहीं करोगी। सरस्वती जी ज्योति की संपत्ति को लेकर भरी हुई समझदारी से बहुत खुश होती है, और अभिनव की पसंद पर नाज भी करती हैं। उन्हें खुशी होती है कि मेरे अभिनव के लिए ज्योति से अच्छी जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकती। वह झट से ज्योति को हां कर देती है। ज्योति ने अपने बड़े घर का आधा हिस्सा महिला गृह उद्योग, लघु उद्योग में परिवर्तित कर दिया है, और सरस्वती जी ने उसे संभाल लिया है। कोर्ट ने ड्राइवर बलवीर को 10 साल की सजा दी है, और ज्योति के चाचा चाची को उम्र कैद। ज्योति ने अपने भाई को बिना किसी गिला शिकवा अपना लिया है। ज्योति ने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली है। अभिनव और ज्योति की शादी की तैयारियां हो रही हैं। पूरी तरह से खुशियों का माहौल है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा पवित्र बंधन जिसमें प्रेम, आत्मसम्मान
और पुनर्जन्म की भावना गहराई से जुड़ी है। साथियों, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता विफलता, आशा निराशा सब आते रहते हैं। विपत्तियां हमारे धैर्य, साहस और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो हमें डर कर रुकने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही आगे बढ़ने की जिद ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।